justice is preserved, it preserves the state. बड़ी सामान्य सी बात है। जिस सभ्यता में न्याय है वो सभ्यता बनी रहेगी, जिस सभ्यता में न्याय नहीं है वो सभ्यता नष्ट हो जाएगी। अगर संविधान के निचोड़ को देखा जाए कि संविधान हम किसको कहते हैं, एक न्यायिक व्यवस्था को बनाए रखने को कहते हैं। हम लोग तो 4000 साल पहले इस बात की बात कर रहे हैं। हमारे लिए कोई संविधान का कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है। राम राज्य हम किसको कहते हैं? ये एक ऐसा शब्द है, एक ऐसी टर्म है, एक ऐसी टर्मिनोलॉजी कहूंगा मैं कि बच्चे बच्चे को देश के किसी कोने में चले जाइए, राम राज्य का मतलब एक ही होता है। हर व्यक्ति की पहचान हो, हर व्यक्ति का अच्छा हो, जीवन सरल हो, सुचारू रूप से चले, हर व्यक्ति खुश हो, ये राम राज्य के अनसीमित संविधान तो यही कहता है, संविधान तो यही चाहता है। तो हमारे लिए लिखित संविधान बेशक आया नया, परंतु ये देश संविधान से हजारों साल के संविधान पर चलता है। दिसंबर 9, 1946 को इस संविधान सभा जिसको संविधान जिसने बना उसकी पहली बैठक होती है। लगभग 165 सिटिंग्स हुई, बैठकें हुई और 11 पूरे सेशंस हुए। अनेक कमेटीज, सब कमेटीज बनी। 300 सदस्यों की सभा है, परंतु सक्रिय लगभग 25-30 है, 40 है। ये बात को ध्यान दीजिए। अब ऐसे अधिवेशनों का उद्देश्य क्या होता है कि केवल आप संविधान के डॉक्यूमेंट को ना समझें, उसको किस परंपरा से बना, क्या विषय उठे। कानून में केवल वो तो कानून बनता है जो हमारे सामने आ जाता है बनकर, पर एक लोकतांत्रिक सिस्टम में हमें ये भी देखना होगा कि कौन कौन सी चर्चाएं हुई, क्या क्या विषय उठे। संविधान जब बनकर आया, और इसीलिए मैं कहता हूं कि ये विषय बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर बालमुकुंद पांडे जी ने निर्णय लिया इस विषय का, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। संविधान की बात करते हैं, पर संविधान से जो बाहर रह गया, चर्चा हुई पर कानून नहीं बन पाया, उस पर भी ध्यान हमें देना होगा। धर्मपाल जी लिखते हैं एक जगह, आप सब जानते हैं, कि इसके जो मेन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो एडवाइजर हैं पीएन राव, वो एक सिविल सर्वेंट थे। जो इसकी एडवाइजरी काउंसिल थी 7 सदस्यों की, 6 लोग तो उसमें या सीनियर वकील थे या उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स थे। अर्थात धर्मपाल जी एक बहुत अच्छे रिसर्चर थे, बहुत ही कोई बात ऐसी नहीं लिखते थे जिसके पास उनका, जिसके बिना सबूत के बिना, हिस्टोरिकल रेफरेंस के बिना वो बात कभी नहीं करते थे। तो वो लिखते हैं, उन्होंने, जैसे मैं आऊंगा उस बात पर, थोड़ा सा मैं जयप्रकाश नारायण ने क्या कहा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पर, वो भी मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। जयप्रकाश नारायण जी ने अनेक बातों पर टिप्पणियां की, संविधान सभा पर की, जिस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बना। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं कोई कमी नहीं निकाल रहा, इतिहास का विद्यार्थी हूं और संविधान पर ही अधिवेशन है, और इतिहास के विद्यार्थी के नाते ये मेरा कर्तव्य बनता है कि हम उसके हर पहलू को जांचें। यंग स्कॉलर्स भी बैठे हैं। जयप्रकाश नारायण लिखते हैं कि इस संविधान सभा को विभाजन पर निर्णय लेने का अधिकार नहीं था। विभाजन को अधिकार देने का निर्णय क्यों नहीं था? क्योंकि ये अधिकतर नॉमिनेटेड है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। आप कहेंगे ये टिप्पणी क्या आज उचित है? मुझे लगता है उचित है, क्योंकि धर्मपाल जी ने भी जो कहा उस पर मैं आता हूं भी। दूसरा, इस संविधान सभा में ज्यादातर नॉमिनेटेड रजवाड़ों के प्रिंसेस भी हैं, लगभग 80-90 रजवाड़ों के मालिक हैं। इसका स्ट्रक्चर, मूल रूप से जो मैं कह रहा हूं आपको कि संविधान सभा का जो स्ट्रक्चर था वो ग्रामीण लेवल से जुड़ा नहीं था, ग्रामीण लेवल की समस्याओं से ऊपर था। धर्मपाल जी तो और आगे जाते हैं, वो कहते हैं
इसी जो लोग जानते हैं, संविधान सभा में बहुत डिस्कशन हुई, लंबी डिस्कशन हुई। जो इतिहास के विद्यार्थी आप में से अधिकतर हैं, उनके लिए भी मैं कुछ कहना चाहूँगा यहाँ। अगर आपको रुचि है इस देश के कॉन्स्टिट्यूशनल इमर्जेंस पर, आप डिबेट्स पढ़िएगा। हर व्यक्ति बहुत फैसिनेटिंग है, आप छोड़ेंगे नहीं, एक बार पढ़ना शुरू कर देंगे। किस प्रकार की टिप्पणियां हो रही है, क्या क्या बातें कही जा रही है, कौन कौन सदस्य क्या बात उठा रहा है। धर्मपाल जी का मानना था कि संविधान सभा के अंदर जो निर्णय हुए, उन्होंने भारत के संविधान को ग्रामीण भारत से दूर कर दिया। वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो ग्रामीण भारत की रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। उन्होंने अनेक उदाहरण दिए, समय की सीमा है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। उन्होंने डिबेट्स में से कोट किया किस सदस्य ने क्या कहा। उनका यह भी कहना है कि संविधान सभा के अधिकतर सदस्य स्वतंत्रता संग्राम के हिमायती नहीं थे, वो स्वतंत्रता संग्राम को समझते भी नहीं थे। आगे कहते हैं एक जगह कि क्योंकि शिक्षा विदेशी थी, वो भारत की आत्मा को नहीं समझ पाए। ये तो अनेक सदस्य कहते हैं। जिस प्रकार से चर्चा हो रही है, एलियन कहते हैं, ये तो विदेशी है। ये इश्यूज आ रहे हैं सामने। सभा के अंदर अनेक सदस्य कोई भाषा का उठाता है, कोई समाज का उठाता है, कोई गौरक्षा का उठाता है, अनेक इश्यूज उठते हैं। यानी ग्रामीण भारत की जो चर्चा होती है सभा के अंदर, बहुत महत्वपूर्ण है। डिबेट्स के अंदर एक बहुत फैसिनेटिंग बात आती है। एक सदस्य है जिनका नाम है लोकनाथ मिश्रा, उड़ीसा से है। वो 23 नवंबर 1948 को एक भाषण देते हैं। मैं आपके जहन में ये क्यों ला रहा हूं या इसका जिक्र क्यों कर रहा हूं, क्योंकि समय, हिस्ट्री में समय का परिप्रेक्ष्य होता है। हम आज एक चीज कहते हैं, हम एक मापदंड बनाते हैं, वो आज के लिए सीमित है, तो उससे आप बीते समय को 10, 20, 50 साल पहले अगर नापने लगेंगे तो हम गलती करते हैं। परंतु इतिहास के विषय में आपको बैकग्राउंड भी जानना चाहिए कि किस प्रकार की भावनाएं उठ रही है यहाँ, किन किन विषयों पर चिंता हो रही है। मैं आपको छोटा सा अंग्रेजी में पढ़कर बताऊंगा, तो उसके बाद हिंदी में इसको अनुवाद करता हूं कि इस सदस्य ने क्या विषय उठाया। 23 नवंबर 1948, सभा जोर पर है। ये लोकनाथ मिश्रा है, ये उड़ीसा जनरल के नुमाइंदे हैं। इस्लाम हैज डिक्लेयर्ड इट्स हॉस्टिलिटी टू हिंदू थॉट। Christianity has worked out the policy of peaceful penetration by the back door. This is because Hinduism did not accept the barricades for its protection. Hinduism is an integrated vision and a philosophy of life to live in peace and amity. इस्लाम ने हिंदू विचारधारा को समझ तो गए होंगे, मैं सरल भाषा में समझा देता हूं। क्या कह रहे हैं लोग कि इस देश में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। वो इस्लाम के एग्रेसिव नेचर पर भी टिप्पणी करते हैं, क्रिश्चियनिटी की बैकडोर एंट्री पर भी टिप्पणी करते हैं, पर मूल बात जो उनकी है वो हिंदू धर्म पर भी टिप्पणी कर रहे हैं। वो हिंदू धर्म के कैरेक्टर की बात कर रहे हैं कि ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि प्रोटेक्टिव बैरिकेड्स नहीं बने हैं। और हिंदू धर्म की जो आंतरिक शक्ति है वो तो एक लार्ज हार्टेड है, खुला दिल है उसका। इस प्रकार की बात यहां हो रही है। अगर देखा जाए, इन्होंने कहा कि जैसे टू लिव लाइफ इन पीस एंड एमिटी एक इंटीग्रेटेड विजन है। यही चीज आप कोई अच्छे विद्वान के लेखक को उठाइए, प्रोफेसर राधाकृष्णन, द हिंदू वे ऑफ लाइफ, छोटी सी पुस्तक है। दिस इज प्रिसाइसली व्हाट ही सेज। एक बहुत सरल बात कही है। तो मेरा ये कहने का, जो मैं कहने का प्रयास कर रहा हूं यहां, कि संविधान हो या यहां की जो दस्तावेज बने हैं, एक परंपरा के अनुसार बने हैं।
फाइनली एक छोटी सी बात मैं आपकी और यहाँ ध्यान में लाना चाहता हूँ कि जस्टिस और लिबर्टी दो पहलू हैं जिनको हमें ये सिखाया गया कि ये तो सब पाश्चात्य की कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, ये तो ज़्यादातर तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से जोड़ देते थे, अधिकतर लोग इसको मैग्ना कार्टा तक ले जाते हैं, पर ये गलत होगा क्योंकि इन भावनाओं की, इन विचारों की जो कल्पनाएं हैं हमारे यहाँ हजारों साल पूर्व हुई हैं। ये बात पूरी करता हूँ और एक बार फिर इतिहास संकलन योजना के ऑर्गेनाइजर्स को, विशेषकर अपने भाई डॉक्टर बालमुकुंद पांडे जी को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। इस बात पर बहुत अच्छा विषय चुना है। आप देख रहे हैं सदन भरा हुआ है, आप सबका यहाँ स्वागत है हमारे हरियाणा में, और आपने मेरी बात को सुना। बहुत बहुत धन्यवाद।